चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 4। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया, तो फिर से थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज स्टेशनरी था तो वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका जो स्टडी कर रही है वो ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हम आए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बट डायनेमिक्स का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। व्हेन चार्ज इज मूविंग इट प्रोड्यूसेस करंट, और जो करंट का स्टडी करने की ब्रांच है उसको हमने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो हमने चैप्टर 3 में कंप्लीट स्टडी किया। फिर आगे बढ़ते हैं अभी, तो चैप्टर 4 में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। तो मैंने यहां पे लिखा है स्टेडी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन चार्ज मूव्स, सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, एंड व्हेन करंट इज प्रोड्यूस्ड इन एनी लूप और एनी कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज वन अदर फील्ड, इज नेम इज मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई मूविंग चार्ज है वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका ऑब्जर्वेशन किसने किया? तो ऑस्ट्रेड था, जो डेनमार्क में एक स्कूल में फिजिक्स टीचर था। तो उसने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन किया। क्या था यहाँ पे? एक कंडक्टिंग वायर था, उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की और उसके साथ एक की थी यहाँ पे, बरोबर है। जब ये स्विच ओपन है तो इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, और उसके नियर क्लोजर हमने एक कॉम्पास की नीडल रखी है। तो जब यहां पे करंट पास नहीं हो रहा है तो ये नीडल कोई भी डायरेक्शन में आप रखोगे तो रहेगी। वैसे तो वो N to S रहती है, लेकिन उसके सिवा आप कोई भी डायरेक्शन में रखोगे तो ये रहती है। लेकिन जब आप एक स्विच क्लोज कर दोगे और जब इसमें से करंट पास होगा तो देखने को मिलता है कि जो नीडल है वो कैसे भी ओरिएंटेशन में नहीं रहेगी, वो जो वायर है उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर सेट हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन से ऑस्ट्रेड ने कंक्लूजन दिया कि भाई, व्हाट कंक्लूजन? दैट मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। When a current is passing through any conductor, wire, loop, etc., then it produces magnetic field around the सेम कंडक्टर, बराबर है। तो ये कंक्लूजन किसने दिया? ऑस्ट्रेड ने दिया। तो ऑस्ट्रेड ने जो डायरेक्शन दी मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसने मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ वो नहीं बताया। उसने सिर्फ क्या बताया कि भाई ऐसा एक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस फील्ड का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो कि ये वायर है और ये वायर में से करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाजू में हम नीडल रखेंगे, तो नीडल ये जो वायर है उसके यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे सेट हो रही है। यहाँ पे 3D आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे सेट हो रही है। तो उसने ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई जब भी कोई कंडक्टर में से करंट पास होगा तो फिर वो अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे आपको एक कंपास की नीडल रख दोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल सेट होगी। वो बात की बात है, वो बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन करंट को परपेंडिकुलर होगी। एक इसका ऑब्जर्वेशन था, ऑस्ट्रेड का ऑब्जर्वेशन था, बरोबर। तो टेक्स्ट बुक में आपका जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बायो-सावर्ट लॉ। आपका इंट्रोडक्शन जो है उसके बाद फिर मैग्नेटिक फोर्स है, ऐसा स्टार्ट में, और फिर बाद में बायो-सावर्ट लॉस आता है। तो हम बायो-सावर्ट जो लॉ है वो सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक के ऑर्डर में जाने की जरूरत नहीं है, मैं जो आपको सिखाऊंगा आपको वो समझना है सबसे पहले। तो ऑस्ट्रेड ने क्या दिया? तो ऑस्ट्रेड ने समझाया कि जब भी कोई कंडक्टर में से करंट पास होगा तो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी? ओके, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो ये डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो उसकी डायरेक्शन कितनी और उसका मैग्नीट्यूड कितना, कि करंट मानो कि 5 एम्पियर है तो उससे 5 मीटर दूर करंट कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना,
वो कुछ आइडिया नहीं था, तो वो सबसे पहले किसने दिया? बायो-सावर्ट्स लॉ। पढ़ो ध्यान से। क्या है भाई? आपकी टेक्स्ट बुक में ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है, ध्यान रखना। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू एन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट। वो क्या है समझाता हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट आइडियल एट अ पॉइंट having position vector r with respect to the electric current element is given by the formula dB is equal to mu 0.4 pi ideal cross r vector, ideal vector cross r vector upon r cube। समझना ध्यान से क्या समझा रहा हूं मैं। तो ये जो बायो-सावर्ट्स का लॉ है वो हमको मैग्नीट्यूड भी देगा, डायरेक्शन भी देगा। एक बार मैं थोड़ी स्लाइड आगे ले जाता हूं। हाँ, तो बायो-सावर्ट्स का लॉ क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट। तो बाजू में देखते हैं कि चलो ये कोई वायर है, स्ट्रेट वायर नहीं है, देखो ये कर्व्ड है, तो उसमें यहां पे आप एक स्मॉल लाइन एलिमेंट कंसीडर करो, स्मॉल लाइन एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है? dl, और उसमें से करंट कितना जा रहा है? I। वायर में से करंट कितना जा रहा है? I। और यहां पे आपने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, उसकी लेंथ कितनी? dl। तो I और dl का मल्टीप्लिकेशन करोगे, I इंटू dl, तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट। तो इसके कारण उसके क्लोजर एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है? P, और P का पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में R है। जो आपने करंट एलिमेंट लिया उसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो इट इज गिवन बाय dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। सो फिर से एक बार पढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट at a point P where position vector is R with respect to given element, electric element, current element, the formula is dB is equal to mu 0.4 pi ideal cross R vector upon R cube, where dB is what? But dB is a intensity of magnetic field. What? dB is the intensity of magnetic field. dB is equal to intensity of magnetic field. जैसे E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम कैपिटल E सिंबल था उसका, वैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का सिंबल क्या है? B, कैपिटल B। लेकिन यहां पे हमने स्मॉल एलिमेंट का लिया है, इसलिए हमने यहां पे dB लिखा है। उसको B भी लिख सकते हो, लेकिन हमने यहां पे dB लिखा है। हो गया क्लियर? तो dB इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला। कैसे? बस मान लेना है, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, और उसका डायमेंशन m1 l0 t-2 a-1। ये कैसा है वो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना रट्टा मान लो थोड़ा, बराबर है? ओके, तो यहां पे व्हाट इज अ dB? dB इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। Ideal, but what is ideal? Ideal is a current element, and it is the product of current and line element dl. So ideal, जो कोई स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया उसकी लेंथ कितनी है? dl, और उसमें से करंट कितना पास हो रहा है? I। तो ideal करेंगे तो हमको जो मिलेगा उसको करंट एलिमेंट बोलेंगे। तो करंट एलिमेंट का आपको यूनिट चाहिए तो क्या होगा? I मतलब करंट मतलब एम्पियर, एंड dl इज अ लेंथ, तो एम्पियर इनटू मीटर, ये उसका यूनिट हो जाएगा। बरोबर है? चलो यहां पे तो ये आइडियल इज अ करंट एलिमेंट। व्हाट इज R? R इज अ पोजीशन वेक्टर। हुज पोजीशन वेक्टर? R इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विथ रेफरेंस टू लाइन एलिमेंट हुज
वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू लाइन एलिमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द म्यू जीरो? बाय म्यू जीरो इज अ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। व्हाट? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। याद करो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे E था, यहां पे B है, यहां पे 1/4 पाई, यहां पर भी 1/4 पाई। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक क्या थी? परमिटिविटी, याद आया कुछ? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वैसे ही यहां पे परमिटिविटी नहीं होती, परमिएबिलिटी होती है, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड में। और जो 1/ε0 है उसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? म्यू जीरो। ओके, फिर Q जो रोल प्ले कर रहा है वो यहां पे आइडियल प्ले करेगा, और नीचे R एक जो निकाल देंगे तो R स्क्वायर होगा। ऐसा सेम फॉर्मूला आ गया, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ गया, बराबर है। तो समझो आप कि व्हाट इज द म्यू जीरो? वहां पर ε0 क्या था? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहां पे म्यू जीरो इज अ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो म्यू जीरो की वैल्यू आपको याद रखनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। उसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, वो डीबी। पर व्हाट इज अ डीबी? डीबी इज अ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो तो हमने पढ़ा, बराबर है। चलो, तो आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया होगा, बराबर। तो बायोसावर्ट्स का लॉ हम क्या पढ़े? तो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट विच पॉइंट? P पॉइंट, ड्यू टू हुम? तो जो हमने लाइन एलिमेंट यहां पे कंसिडर किया उसका करंट और दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट at a point P whose position vector is R with respect to line element is given by dB is equal to mu 0/4 pi ideal vector cross R vector upon R cube। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये मैंने वायर लिया, यहाँ पे वायर स्ट्रेट नहीं है, मैंने कर्व लिया है। ओके, तो आप जहाँ पर भी लाइन एलिमेंट कंसिडर करोगे उसको टेंजेंट की डायरेक्शन में करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। फिर आपको P पॉइंट पे फाइंड करना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से ये जो एंगल बना वो थीटा हो गया, और ये जो हुआ लाइन एलिमेंट से ये उसका पोजीशन वेक्टर R बना, बराबर है। मान लो कि करंट ऊपर जा रहा है, उसकी जगह पे करंट नीचे आता। भाई करंट नीचे आता तो मैं क्या करता? उसका टेंजेंट में ऐसे ड्रॉ करता। जो करंट नीचे आता तो मैं यहां से, लाइन एलिमेंट यही रहता लेकिन उसकी डायरेक्शन अपवर्ड नहीं, नीचे हो जाती, और ये एंगल फिर थीटा हो जाता। तो अभी तो करंट ऊपर जा रहा है, मतलब अपना लाइन एलिमेंट कौन सा हुआ? ये करंट एलिमेंट ये हुआ, उसके साथ थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे dB उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, dB म्यू 0/4 पाई। भाई यहाँ पे A क्रॉस B करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट दूर करेंगे तो AB साइन थीटा। तो यहां पे आइडियल क्रॉस R, क्रॉस प्रोडक्ट दूर करेंगे तो क्या आएगा? IDL R साइन थीटा, IDL R साइन थीटा। लेकिन एक R ऊपर का और एक डिनोमिनेटर का निकल जाएगा, तो R तो नीचे R स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में फाइंड करना है, तो ये हो गया म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड R। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज डायरेक्शन। तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई जो बायोसावर्ट्स का लॉ है उसमें हमको डायरेक्शन मिल जाएगी। dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल क्रॉस R। इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आइडियल क्रॉस R। तो हमको पता है कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, वेक्टर प्रोडक्ट में हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो याद करो, फिर से एक बार 11 का थोड़ा रिवाइज करवाता हूं आपको। तो समझो ये कौन है?
ये जो ब्लैक पेन है आपको दिख रही है, ये ब्लैक पेन जो है वो ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर है, हाँ कि नहीं। चलो, और ये जो होगा वो दोनों का प्लेन होगा। मुझको ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, तो मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी करना है तो एक स्क्रू लाऊंगा मैं, राइट हैंड स्क्रू। राइट हैंड स्क्रू को ये दोनों के प्लेन को नॉर्मल रखूंगा, ये ए ये बी, ये दोनों का प्लेन, और ये जो स्क्रू रखा राइट हैंड स्क्रू वो मैंने दोनों को प्लेन को परपेंडिकुलर रखा। और फिर जिस डायरेक्शन में मुझको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, तो मैं ए से बी की ओर घुमाऊंगा, ए से बी की ओर। कोई बोला कि नहीं मुझको बी क्रॉस ए करना है, जो बी क्रॉस ए करना है तो मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे। तो जो डायरेक्शन में वो मूव होगा स्क्रू, वो डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिनेंगे। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मतलब क्या, तो ए बी दोनों के प्लेन को स्क्रू परपेंडिकुलर रखा और फिर ए से बी की तरफ घुमाया, तो स्क्रू जो डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वो डायरेक्शन को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे, हाँ कि नहीं। तो यहां पर हमको फाइंड क्या करना है भाई, यहां पर हमको फाइंड करना है किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। और उसकी डायरेक्शन किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, आइडियल क्रॉस आर। किसका है, आइडियल क्रॉस आर।